नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान के अंदर महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 148। तो देखिए इसमें यह कहा गया है कि सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब ये सीएजी कौन होता है? तो ये भारत का जो है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है। तो ये जो है इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल नंबर 148 में कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 129 की। तो देखिए अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इस चीज़ को आर्टिकल नंबर 129 के अंदर कहा गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि अनुच्छेद नंबर 124। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन को परिभाषित किया गया है कि भारत के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल नंबर 124 के तहत। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 123। तो यह राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति को परिभाषित करता है। तो 1 2 3 मतलब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 112। तो यह वित्त विधेयक जिसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, बजट के स्थान पर जो है संविधान में इसी का उल्लेख है। तो यह अनुच्छेद नंबर 112 के अंतर्गत वित्त विधेयक आता है। नेक्स्ट अगर आपसे अनुच्छेद 110 पूछा जाए तो यह धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 108। तो यह जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को परिभाषित करता है, अनुच्छेद नंबर 108। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का स्पीकर जो होता है वह करता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 76, अनुच्छेद 76। तो ये जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है। और भारत का जो महान्यायवादी होता है ये भारत में कानून का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74। तो देखिए आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आर्टिकल नंबर जो है 74 में कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 की, तो देखिए अनुच्छेद 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद नंबर 75 में ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 64 की, तो देखिए अनुच्छेद 64 जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात जो है आर्टिकल नंबर 64 में 64 में कही गई है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कुछ और अन्य आर्टिकल्स की। तो अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद 52। तो इसमें राष्ट्रपति का पद बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 53 जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये आर्टिकल नंबर 53 में इस बात को कहा गया है। इसके अलावा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ है, इसको परिभाषित करता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित हो जाता है। और अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा क्षेत्र सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये बात अनुच्छेद नंबर 3 में कही गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, जबकि 12 से 35 अनुच्छेद जो है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा 36 से 51 तक के अनुच्छेद सभी नीति निर्देशक तत्वों और डीपीएसपी से संबंधित हैं और अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो जाते हैं। अनुच्छेद 44 का संबंध एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और शून्यकाल जो है भारत की ही देन है। इस चीज़ को भी आपको याद। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। इसे जो है कब अपनाया गया? तो इसे जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, इसके नीचे क्या लिखा गया है? तो इसके नीचे जो है मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते को लिखा गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का राष्ट्रीय जो है प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, यह अलग अलग रंगों में होता है और इनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसे नीला जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह भारत के मंत्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि लाल रंग का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यह राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, जबकि हरे रंग का जो प्रतीक है वह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि नीले वाला भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल जो है राज्यसभा के सदस्य और अधिकारी, जबकि हरे रंग का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये लोकसभा के सदस्य प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरा इसमें टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ध्वज। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तो देखिए इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसमें जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19(1)(a).
इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर जो है राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए झुकाते हैं? तो टोटल 15 दिनों के लिए इसको झुका दिया जाता है। जबकि अगर पूछा जाए पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर कितने दिनों के लिए झुकाते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो देखिए झंडा गीत, इसकी रचना जो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा जो है झंडा गीत की रचना की गई है। नेक्स्ट इसके बाद पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो ये जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का जो आधिकारिक आकार ऑफिशियल साइज होता है वो 900 × 600 mm होता है और इसको बनाने के लिए खादी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अशोक चक्र का डिजाइन किसने किया था? तो ये लाला हंसराज ने जो है इसके अंदर अशोक चक्र का डिजाइन किया था। अशोक चक्र में टोटल जो है 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां जो है अशोक चक्र के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह पर अशोक चक्र कब आया था? तो ये 1947 में जो है देश के आज़ाद होने के उपरांत जो है राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह पर अशोक चक्र आया था। इसके अलावा पहली बार जो है, नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए अगला जो हमारा इसके बाद टॉपिक है वो है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान से जो है जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान की रचना जनगण मन की किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। इसके अलावा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रगान को गाने का जो समय है इसमें टोटल 52 सेकंड का समय राष्ट्रगान को गाने में लगता है। इसके अलावा अगर इसकी संक्षिप्त अवधि पूछी जाए तो इसको संक्षिप्त में 20 सेकंड लगते हैं। इसमें प्रथम और अंतिम लाइनों को जो है गाया जाता है। तो संक्षिप्त अवधि इसकी 20 सेकंड है, जबकि टोटल समय इसको गाने में 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए जो राष्ट्रगान है यह पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था। कब गाया गया था? तो इसको 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित विश्व नारायण धड़ ने जो है की थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रगान की जो धुन है ये कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा जो है तैयार की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसके अंदर वो है राष्ट्रगीत। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रगीत है। इसे आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसको आनंद मठ से लिया गया है। इसके अलावा इसे जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि पहली बार जो है वंदे मातरम कब गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, जिसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रगीत को गाने में टोटल समय कितना लगता है? तो इसको गाने में 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड का समय जो है इसमें लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए भारतीय संसद का जो अधिवेशन का प्रारंभ होता है वो जनगण मन से होता है और समापन जो है वंदे मातरम से होता है। तो भारत की जो संसद है उसके अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? जनगण मन से, और समापन जो है किससे होता है? वंदे मातरम से होता है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए नेक्स्ट अगला जो प्रतीक है भारत का वो है राष्ट्रीय कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संख संवत पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसे जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो इस राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत के कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। इसका जो पहला महीना है वह चैत्र होता है, जबकि अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन जो है इस राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके अलावा अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये मोर है, पावो क्रिस्टेटस इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए क्या है, तो ये बाघ है, पैंथरा टाइग्रिस लियानस, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है बाघ का। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये आम है, मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंथालेंसिस, ये इसका जो है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का नाम है। राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा है और 4 नवंबर 2008 को इसको जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गंगेटिक है। इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया था। गंगा को जो है 2008 में और इसको जो है 2009 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, एलिफास इंडिका इसका जो है नाम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।